हमारा शुक्र के बारे में चल रहा था और मैंने किस्मत के ग्रह के बारे में आप लोगों को बताया। सभी लोग कैमरे पर आ जाएं, कोशिश करें कैमरे पे आएं। और मैंने देखा आप लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया। किस्मत के ग्रह के लिए प्रैक्टिस आप लोगों ने काफी अच्छी की है। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करें और एक दूसरे की हेल्प करें। इससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं देखता हूँ कई बार क्लास में मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कोई बात कहता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है। तो वो व्हाट्सएप जो हमारा बना हुआ है उसके माध्यम से वो क्लैरिटी आती है। कई बार एक या दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कई बार कंसेप्ट को गलत तरीके से पकड़ लेते हैं, तो वो क्लैरिटी भी उनको वहां पर मिल जाती है। आज मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं कि वर्षफल कैसे बनाते हैं। लाल किताब में वर्षफल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आप जब प्रेडिक्शन करोगे तो उसमें वर्षफल का बहुत बड़ा रोल है। वर्षफल को किस तरीके से कहा जाता है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। और ग्रहों की चर्चा तो हमारी साथ की साथ चल ही रही है। वर्षफल आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद बनाना आता है। जिन लोगों ने मेरी पहले लाल किताब कोर्स को ज्वाइन किया था, आप में से वो लोग जानते हैं। मैं अभी व्हाट्सएप पर भी वर्षफल की एक वो भेज रहा हूँ। मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वर्षफल का एक लिस्ट पूरी भेज दी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कौन से साल का वर्षफल निकालना है। जो आपकी अपनी लगन कुंडली है वो मेन कुंडली रहेगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से काउंट करेंगे और देखेंगे कि जो नेक्स्ट साल जो आ रहा है, जिसका कि आप वर्षफल निकालना चाहते हैं, जिस साल का, वो उम्र का कौन सा साल शुरू होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की कुंडली में आयु जो हुई है वो 42 साल कंप्लीट कर गया है और 43वें साल के अंदर वो प्रवेश करने जा रहा है। उसका अगला साल कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, इसके बारे में वो पता करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वर्षफल लेकर के आ रहा हूँ। जिन्हें यहाँ पर ना समझ में आए वो अपने व्हाट्सएप में जाकर के भी देख लीजिए। आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हाँ ये गुरु जी। पूरी एक स्क्रीन है और आप देखेंगे आपके व्हाट्सएप में भी ये लिस्ट आई हुई है और हाँ हाँ। हर लाल किताब के साथ ये अटैच होती है। आप चाहे 100 रुपए की लाल किताब खरीद लें, चाहे 1000 रुपए की खरीद लें, सब में ये वर्षफल कुंडली की लिस्ट जरूर आती है। ठीक है, अब मैं आपको देखना सिखा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है खाना नंबर 1 या हाउस नंबर 1, दिखाई दे रहा है? 1 से लेकर के 12 खानों तक यहाँ पर बना हुआ है। ये हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर है। ऐसे जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके अंदर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ एज रनिंग ईयर, फिर खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
12 खानों के बारे में लिखा गया है। और अगर वर्टिकल देखते हैं तो यहाँ पर आयु लिख रखी है, उम्र लिख रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नीचे तक चलते जाएंगे, एज लिखी हुई है। जिस आयु का भी आपको वर्षफल निकालना हो, उस उम्र पर आकर के रुक जाना है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 42 साल किसी का कंप्लीट हो गया और 43वें साल का हम लोगों ने निकालना, 43 इयर्स का निकालना है। तो इसके लिए हम एक और कुंडली लेते हैं। एक मैं कुंडली बनाता हूं, कोई भी कुंडली बना लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली है, और हमने एक वर्षफल बना रहे हैं और 43 वर्ष की आयु का वर्षफल बना रहे हैं। तो अब आप लोग व्हाट्सएप में देखिए, 43 साल में ये लगन कुंडली है। माना कि उसका पहले घर में मंगल बैठा हुआ है, तो आप वर्षफल की कुंडली निकालिए और देखिए 43वें साल में 43 की एज पर आ जाइए, जहां पर 43 लिखा हुआ है। और 43 में देखना है कि जो खाना नंबर 1 लिखा है पहला, तो उसके हिसाब से पहले भाव में बैठा हुआ मंगल किस भाव में गया? सातवें भाव। सातवें भाव में गुरुजी। बहुत अच्छा। तो अब हम उसको कहाँ बिठा देंगे? 7वें भाव में। उसको, ये मेरा यहाँ काम नहीं कर रहा, इसको मंगल यहाँ बिठा। चंद्रमा आप 5वें। देखेंगे कि दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो छोड़ देंगे, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो छोड़ देंगे, चौथे भाव का चंद्रमा देखना है कि कहाँ गया। दूसरे तो भाव। आप देखेंगे 43वें साल में चौथे भाव का चंद्रमा सेकंड हाउस में चला गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है? इसी प्रकार से कुंडली को आपने बनाते हुए चले जाना है। गड़बड़ आ रही है, ये क्या हो गया? सर 43वें साल में चंद्रमा तो छठे घर में लिखा हुआ है, 4 नंबर। नहीं, दूसरे में है चौथे भाव का चंद्रमा, चेक करो। 43वें साल की हॉरिजेंटल लाइन में देखिए आप लोगों ने वो वर्षफल की कुंडली को बनाया। किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए सुषमा जी, अभी वो समझ में आया कि नहीं आया? चौथे भाव का चंद्रमा सेकंड में कैसे गया? पहले आप वो खोल लीजिए, मना मत कीजिए। हाँ खोलिए, देखिए कहाँ समझ में नहीं आया। 43 नंबर वाली लाइन पे जाइएगा
और हाँ, सर। 43 वाली लाइन में पहला खाना जो है उसमें लिखा हुआ है नंबर 7। क्या नंबर 7 दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दिखाई दे रहा का सर। मतलब जो कुंडली हमने एग्जाम्पल कुंडली दी है उसका जो ग्रह मंगल है वो 7वें में जाके बैठ जाए। ठीक है, इतना समझ में आया? पहला ग्रह मतलब मंगल है, वो 7वें में जाके बैठ गया खाना। हाँ, हाउस नंबर 1, खाना नंबर 1, तो इसमें हमने संख्या देखी 7 नंबर है। 7 है तो मंगल को 7वें में बिठा दे। इतना समझ में आ गया? हाँ, हाँ, हाँ। अब एग्जाम्पल कुंडली पे ध्यान देकर रखिए, फोकस बना के रखिए। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, जी। तीसरे में कोई ग्रह नहीं है। जब जी। ग्रह नहीं है तो हम किसे मूव करेंगे? किसी को मूव नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा है। हाँ, हाँ। अब जो चौथा भाव है जहाँ खाना नंबर 4 लिखा हुआ है, ऊपर देखिए खाना नंबर 4 लिखा होगा। हाँ, लिखा है खाना सर। हाँ। नंबर 4 के नीचे आइए, जहाँ 43वें साल वाली लाइन के अंदर ही चलते जाएंगे, वहाँ वहां 2 पे लिखा है। 2 लिखा। अब समझ में आ गया? तो हाँ सर। चंद्रमा हाँ, को कहाँ बैठाएंगे? दूसरे सेकंड हाउस। नंबर पे। इसी तरीके से खाना नंबर 5 के ग्रह को मूव करना है इस कुंडली के हिसाब से, इस सारणी के हिसाब से। ऐसे ही छठे के, 7वें के, 8वें के, 9वें के आप इसको मूव करके बना सकते। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे सूत्र बताऊं इससे पहले सभी लोग आप अपने वर्षफल की कुंडली बना लें अपने उम्र के हिसाब से। जैसे कि कोई मान लीजिए अप्रैल के अंदर किसी का जन्मदिन है, तो उससे अप्रैल से लेकर के, यानी अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक की कुंडली बना ले वर्षफल की, तो मैं आपको उसके बारे में चीजें बताऊंगा। तो सर सभी जैसे लोग कि इस सारणी के साथ अपनी अपनी पर्सनल बनाएं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। जिसकी अपनी पर्सनल ना हो वो अपने घर के परिवार के किसी अजीज की बनाए, पर कोशिश करें कि अपनी खुद की बनाएं। मैक्सिमम प्रयास करें, इससे आपको समझ में जल्दी लगेगा। सर जैसे कि राहु केतु का कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि है रत्ना जी, जो ग्रह जहां बैठा है सारणी में, जो जैसे दिया गया है वैसे के वैसे अप्लाई कर दो। नहीं, लगन के हिसाब से जैसे अपोजिट आते हैं वैसे नहीं आएंगे इसमें। आप चक्रों में ही मत पड़ो, जो आपकी लगन कुंडली में जो ग्रह बैठा है सारणी के हिसाब से वो कह रहा है कि इसको इस भाव में ले जाओ, उस ग्रह को उसी भाव में ले जाओ, बस फिर मैं देख। गुरुजी जो एस्ट्रो सेज में वर्षफल है वो ये सेम नहीं होगा ना? देखो रितु जी, मैं एस्ट्रोसेज यूज नहीं करता तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैंने आपके हाथ में व्हाट्सएप में दे दिया है। मैंने आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप खोलो, अभी आपके पास है वो पूरी की पूरी लिस्ट है, उसके हिसाब से बनाओ, उसको देख के बनाओ, बिल्कुल ठीक है वो। सर हम पूछे थे जैसे 43वां साल जून से लगेगा, तो सर आप अभी 43 साल भूल जाओ, वो तो एग्जाम्पल कुंडली थी, आप अपना बनाओ। नहीं, तो सर हम पूछ रहे हैं कि जैसे हमारा बनाना वर्षफल तो जून से शुरू होगा 43वां साल, तो कैसे आपका बनाएंगे? जन्मदिन कौन से महीने का है? जून, 4 जून। हाँ, जून से बनेगा ही बनेगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ लिख लो अपनी। किसी को दिखानी नहीं है, अपने पास ही लिखो, ठीक है ना। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखो और अपनी लगन कुंडली बनाओ। एक तरफ लगन कुंडली बनाओ और एक तरफ लिखो वर्षफल कुंडली, एक ब्लैंक कुंडली बना लो। सभी लोग बनाइए वर्षफल की कुंडली, बहुत आसान है, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे वर्षफल बनाने में। सर 3 ग्रह एक साथ होंगे तो तीनों ग्रह मूव तीनों कर एक देंगे ना? साथ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कोई कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना। किसी हाउस में 3 ग्रह बैठे हैं तो 3 के 3 ही मूव होंगे, 4 बैठे तो चारों एक साथ मूव होंगे। जिस खाना नंबर में जो बताया गया है कि फलाना इस खाना नंबर में जाएगा, उसको उसी के अनुसार मूव कर दो बस। जैसे आप गोचर देखते हैं ना, गोचर के अंदर जैसे हम गोचर कुंडली बनाते हैं, तो जो ग्रह जिस राशि में प्रेजेंट में चल रहा होता है हम यूं का यूं इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसी प्रकार से वर्षफल कुंडली में लाल किताब में ये जो सारणी दी हुई है, इसके अनुसार आप ग्रहों को शिफ्ट बना लिया। चलिए, अब आपने कुंडली के 12 भावों को 3 भाग में डिवाइड करना है समझने के लिए। कैसे?
भाग्य के भाव, कर्म के भाव और दुख के भाव। लाल किताब कहती है जो भाग्य के भाव कौन कौन से हैं, तो नोट करें। पहला भाव, हाँ बाबू, बाद में क्लास में पढ़ा। पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और 11वां भाव। 1, 2, 5, 9 और 11, ये सब नोट कर लें। ये भाग्य के घर कहे गए हैं लाल किताब में। कर्म के घर 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। इन्हें लिखो कर्म के भाव। तीसरा है दुख के भाव, चौथा भाव और 8वां भाव। वर्ष फल में जो भी ग्रह भाग्य स्थान में आते हैं, यानी कि उनका जो रिजल्ट होगा अच्छा या बुरा, वो 100% होगा। कहते हैं ना भाई, ये तो भाग्य में ही लिखा है, ऐसा क्या कर सकते हैं। कई बार ज्योतिषाचार्य भी, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भाग्य के सामने गौण हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। सर इसमें 7वां भाव तो है ही नहीं। लिखवाया है कविता जी, लिखवाया कर्म का भाव है। तीसरा, छठा, 7वां, 10वां, 12वां नोट करो। उसका 100% असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है, क्योंकि वो हमारे भाग्य के साथ बंधा हुआ ग्रह है उस साल के लिए। तो चाहे वो अच्छा रिजल्ट दे चाहे बुरा रिजल्ट दे, कर्म के साथ वाला जो भाव है उसमें जो भी ग्रह आता है वो आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि दूसरी गली में कोई तेरा इंतजार कर रहा है और वो तेरे को मारेगा, तेरे को पीटेगा, तो अब हमारा दिमाग क्या काम करेगा कि हम उस गली में जाएंगे ही नहीं, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं। तो हमने अपना बुद्धि का प्रयोग करके वो दिशा ही बदल दी। तो जो कर्म के ग्रह होते हैं, कर्म के जो भाव होते हैं, इनमें जो ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देता है तो उसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपने इंटेलिजेंस के द्वारा भी उसके नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा सकता है। दुख के भाव में आया हुआ ग्रह अपना बड़ा ही प्रबल परिणाम देता है। इसका रेमेडियल भी आसानी से नहीं हो पाता। ये नियम आपने वर्षफल कुंडली में लगा करके चलना है। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल है। देखो लाल किताब के कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर भी लाल किताब को लेकर के बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, और वो जो जैसा किताब में लिखा हुआ है वो बिल्कुल हूबहू पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ना वो खुद समझ पाते हैं ना वो दूसरों को समझा पाते हैं। ज्योतिष कॉमन सेंस का बहुत बड़ा खेल है, और जिसकी कॉमन सेंस जितनी अच्छी होगी वो इस सब्जेक्ट को उतने ही अच्छे से समझ पाता है और दूसरों का फायदा करवा पाता है। ये सिंपल सी बात है। और अगर हम लकीर के फकीर बनेंगे तो समस्या हमारे साथ बढ़ जाती है, क्योंकि जिस कॉन्टेस्ट में
राइटर जो बात कहना चाह रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को हम कभी कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी कभी हम समझ नहीं पा रहे होते। तो इसलिए जो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम किसी के एक चार्ट को डिस्कस करेंगे और बीच बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी बात करेंगे। सर जैसे मेरा वर्षफल की कुंडली बनाई जाती है, जैसे वर्षफल की कुंडली बनाई जाती है, ऐसे महीने की कुंडली भी बनती है, सप्ताह की कुंडली भी बनती है, दिन की कुंडली भी बनती है और घंटे की कुंडली भी बनती है, मिनट की कुंडली भी बनती है, सेकंड की कुंडली भी बनती है। इस लाल किताब में भी जितनी आप गहराई तक जाना चाहो आप जा सकते, और हम लोग वर्षफल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और महीने की कुंडली के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग करना सीख जाएं, बहुत गहरे के पॉइंट की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। मेरे पास आजकल बहुत फोन आते हैं लाल किताब को लेकर के। मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जिन्होंने पहले से ही लाल किताब सीखी हुई है, और वो कहते हैं हमने बड़े बड़े कोर्स किए और बड़ी बड़ी फीसें दे करके कोर्स किए हैं, पर हमें समझ में नहीं आया, और आपका हमने YouTube पर वीडियो देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्या अच्छा था, मैंने बहुत ही सामान्य स्तर बताया था, कोई ऐसी टेक्निक नहीं बताई जो अलग हट करके हो या लाल किताब की ना हो। लाल किताब की ही हम लोग टेक्निक बता रहे होते। मुझे भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किए, सबने अपने अपने टीचर्स के बारे में भेजा कि, तो मैंने उन लोगों के टीचर्स के भी कुछ वीडियो देखे तो समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ है। वो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ मैं नहीं आने दूंगा, क्योंकि बताने वाले ने बता दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, समझ में नहीं आया, उसने प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से, इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से थोड़े समय के बाद वो भूल गया थोड़ा बहुत जो समझ में भी आया था, और बाद में उसको लगने लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं बताया। टीचर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, पर हम लोग अपनी ही क्लास के अंदर यही प्रैक्टिस कराएंगे ताकि मुझे यहीं के यहीं पता लग जाए कि किसी को कहाँ समझ में नहीं आया, है ना, ताकि यहीं के यहीं मामला रफा दफा हो। चलिए, तो सुषमा जी ने अपना हैंड रेज किया है। हाँ सुषमा जी, कुंडली बताएं, किसकी कुंडली है पहले ये बताएं। सर हमारी आपकी कुंडली है, सभी लोग 2 कुंडलियां बनाएंगे, एक लगन कुंडली बनाएंगे, एक वर्षफल कुंडली बनाएंगे। पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? राहु। पहले भाव में राहु को बिठाना है। अगले भाव में मंगल शनि गुरु। मंगल शनि गुरु दूसरे भाव में बिठाएंगे। तीसरे में कोई नहीं है सर, चौथे में कोई नहीं है, पांचवे में कोई नहीं है, छठे में कोई नहीं है, सातवें में चंद्रमा और केतु। चंद्र और केतु को सप्तम भाव में बिठाना है। आठवें में कोई नहीं है, नौवें में कोई नहीं है, 10वें में भी कोई नहीं है, 11वें में सूर्य है, 11वें में सूर्य को बिठाएं, और 12वें में बुध और शुक्र है। 12वें में बुध और शुक्र को बिठाएं। कर्क तो लग्न की। को लगन लुगन मत बताइए। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ दोबारा से सुषमा जी रिपीट कीजिए। ऐसा है सुषमा जी, आपको नहीं पता, यहाँ पर बहुत पुराने पुराने मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, कर्क लगन बोलती सारी हिस्ट्री निकाल देंगे आपकी। तो क्या दोबारा बताएं, कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? पहले में राहु है,
सेकंड में मंगल शनि गुरु है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा खाली है, छठा खाली है, सातवें में चंद्रमा और केतु है, आठवां खाली है, नौवां खाली है, 10वां खाली है, फिर 11वें में सूर्य है और 12वें में बुध और शुक्र है। ईयर भी बता दो सर, ईयर। सर वही ईयर हमको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हमारा अभी 80 का जन्म है सर, तो वो नहीं कैसे काउंट करेंगे? अप्रैल जैसे जून में पूरा होगा सर 43 ईयर्स, तो उसको कैसे लेंगे? में 4 से पूरा 80 है, होगा दो, कोई बात नहीं, बस आपने 80 बोल दिया बहुत है। 4 आप लिखिए 2023, 2023 में से 1980 घटाइए। वही समझ में नहीं आ रहा था सर वो। अरे समझा तो रहे हैं सुषमा जी, तो हाँ। बहुत 5वीं 7वीं क्लास का प्रश्न है। 43 आया सर। 43 आया, इनके जून में 43 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो अब ठीक है, वो बना। कोई बात नहीं सुषमा जी, ये आपके साथ नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 80% महिलाओं के साथ ये उम्र का चक्कर रहता है कि वो आगे जानना ही नहीं चाहती, बिल्कुल भी एक उम्र साल कम ही रखना चाहती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आज बता दिया आपने, आप 43 के हो जाएंगे आप जून नहीं के सर, अंदर। अब तो ऐसा कुछ नहीं है सर। उसमें क्या है सर, उम्र तो बढ़ेगी सही ना, जो चीज प्राकृतिक रूप से है वो होना ही है। ऐसा है सुषमा जी, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ज्योतिषाचार्य बनना है तो 2-4 साल उम्र बढ़ा के बताया करो ताकि इम्पैक्ट बढ़े। मैंने अपनी छोटी उम्र के कारण बहुत भुगता है। जब मैं बहुत छोटी उम्र में ज्योतिष का काम करता था तो लोग कहते थे लड़का बता तो ठीक रहा है, पर यार इसकी उम्र इतनी थोड़ी है कि इस पे यकीन करेंगे ना करें। तो ये मेरे साथ बड़ा चैलेंज रहा। तो किसी ने कहा थोड़े मुटिया जाओ, तो हमने काम करना छोड़ दिया, थोड़े थोड़े से मुटियाने लगे, तो लोगों का इम्पैक्ट बढ़ने लगा। थोड़ी उम्र भी ज्यादा बढ़ाते तो कोई मुझे अंकल जी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दादाजी कहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ पापा जी छोड़ के कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2-4 साल हम जो है फालतू बता के ही राजी। फिर किसी ने बताया कि बाल सफेद हो जाएंगे तो आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी, बस वो हो नहीं रहे, वो हो नहीं रहे। तो हो भी जाएंगे तो मैंने नियम बना लिया है कि ना मेहंदी लगाऊंगा ना रंग लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब होंगे, कब बात बनेगी। तो उम्र को बढ़ाए चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये मैं मजाक की बात कर रहा था। अक्सर ये कैलकुलेशन करने में कई बार दिक्कत आ जाती है, पर हम निकालेंगे 44वें साल का वर्षफल। हाँ बस अब आया समझ में। 44 ईयर्स का जून से शुरू होगा ये। अब आपने जो सारणी आपके सामने पड़ी हुई है, 44 के सामने देखना शुरू करें। 44 के सामने क्या आ रहा है मैं भी देख लेता हूँ, गलत मत बताना। तो सेकंड नंबर पे मतलब सेकंड हाउस में राहु आएगा, फर्स्ट हाउस का। आप सुनते रहो सुषमा जी बस। ठीक है सर। खाना नंबर 1 दिखाई दे रहा है सभी को? वहां पे 2 लिखा हुआ है 44 के सामने, 2 नंबर या दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। हाँ देखो, तो पहले घर में कौन बैठा था? राहु बैठा था। उसको सेकंड। अब इसको सेकंड हाउस में बिठा दो वर्षफल की कुंडली में। इसी प्रकार से सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठे थे, 3 ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए थे, वो जाएंगे 10वें भाव में। उसको 10वें भाव में मूव कर दो। अब तीसरे भाव में कोई ग्रह था क्या? नहीं था सर। नहीं था, तो अब 7वें वाला ही है शायद। 7वें में डायरेक्ट। 7वें में आ जाइए, 44 साल के 7वें में जाएंगे तो कौन सा आएगा? नंबर 12। नंबर 12 दिखाई दे रहा है आपको? जी गुरुजी। तो 12वें भाव में 7वें वाले ग्रह को यानी चंद्र केतु को 12वें में बिठा देंगे आप। अब खाना नंबर 8 में कोई ग्रह नहीं था शायद, 9 में शायद नहीं था, 10 में था या नहीं था? 10 में था एक, सूर्य था शायद। नहीं सर, 11 में 11वें था 11 में गुरुजी। है
तो हाँ, 11वां हाँ। जाएगा छठे में छठे में, और 12वां जाएगा 11वें में। 11वें में। बुध और शुक्र बहुत से। बढ़िया, ये आपकी वर्षफल कुंडली तैयार हो गया। एक तो ये चीज है। इसी प्रकार से सब लोग भी आपने अपनी अपनी वर्षफल कुंडली बना रखी है। अब इसमें आपने देखना क्या है कि कौन सा ग्रह भाग्य भाव में है, कौन सा ग्रह कर्म भाव में है, और कौन सा ग्रह दुख भाव में है। वर्षफल में जिसका जो ग्रह भाग्य भाव में है उसका परिणाम 100% होना ही होना है वर्षफल में। कर्म वाले भाव को अपने कर्म से, अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे कर्मों से, रेमेडीज के द्वारा उसके प्रभाव को काफी हद तक आप सुधार सकते हैं। और दुख वाले का मामला भी काफी गड़बड़ है। अब प्रश्न उठता है, क्या जो भाग्य वाला भाव है जिसमें जो ग्रह आएगा, अगर वहां पर कोई गलत परिणाम देगा तो क्या इसके कोई उपाय कर सकते हैं, या उसको भाग्य के हाथ छोड़ दिया जाए? जैसे क्या दूसरा भाव कर्म भाव है कि भाग्य भाव? भाग्य कर्म भाव। भाव, भाग्य भाव, भाग्य भाव। भाग्य भाव। जी तो दूसरे भाव में क्या आ गया? राहु आ गया। जी। जब भी आप कोई चीज को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं तो अपने लाल किताब के जितने सूत्र हैं दिमाग में लेकर के आओ। सेकंड हाउस क्या है, नंबर एक बात। सेकंड हाउस से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, और राहु सेकंड हाउस में क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो उसके आधार पर आपने बात करनी है। पहले भाव का ग्रह सेकंड भाव में आया है, यही बात है। पहले भाव का ग्रह यानी कि राहु सेकंड में आया। पहले भाव में कौन सी राशि फॉल करती है काल पुरुष की? मंगल। मेष, राशि। मेष। उसका स्वामी मंगल। अब आपने इमेजिन करना है कि मंगल का जो खाना है उसका ग्रह सेकंड हाउस में मूव किया है, तो सेकंड भाव में मंगल का असर भी शामिल होगा। बहुत यूनिक तरीके से सिखा रहा हूं आपको। अदरवाइज लाल किताब में तरीका क्या लिखा है वो भी मैं बता दूं। जैसे हमारे ज्योतिष में अन्य किताबों में लिखा होता है ना कि सूर्य पहले भाव में होगा तो क्या होगा, दूसरे में होगा तो क्या होगा, तीसरे में होगा तो क्या होगा, और बस हमें यही नहीं पता चलता कि क्या होगा, सब कुछ पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर खाना नंबर 1 का ग्रह अगर खाना नंबर 8 में होगा तो क्या होगा, खाना नंबर 2 का ग्रह नंबर 7 में जाएगा तो क्या होगा, खाना नंबर 3 का ग्रह अगर नंबर 7 में जाएगा तो क्या होगा, खाना नंबर 5 का ग्रह 9 में जाएगा तो क्या होगा, 9 का 5 में जाएगा तो क्या होगा। इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो भाई मुझे तो याद हो नहीं सकते। आप में से कोई याद कर सके तो एक अलग बात है। तो उसके लिए ज्यादा बेटर है मैं आपको टेक्निक सिखा दूं। चलो, या तो सुषमा जी, इनका तो राहु बैठा है पहले में, हो सकता है किसी का गुरु बैठा हो सकता है किसी का शुक्र बैठा हो सकता है किसी का शनि बैठा हो। उसमें क्या करेंगे आप, कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो याद करना पॉसिबल ही नहीं। तो हमने क्या देखना है कि पहला खाना का जो ग्रह है वो दूसरे में चला गया, और वहां पर मंगल का असर भी दूसरे में चला गया। अब दूसरे भाव से आप में क्या क्या देख रहे थे? दूसरे भाव से आप देख रहे थे परिवार, कुटुंब, वाणी, आपका धन, फाइनेंस, और दूसरा भाव है मंदिर का स्थान। यानी इस साल राहु दूसरे भाव में बैठ गया, यानी कि आपके मंदिर में राहु बैठा हुआ है। अब कोई भी चीज अगर आप मंदिर में दे रहे हैं तो राहु के शत्रुओं की जो चीजें हैं
राहु के शत्रु ग्रहों की जो चीजें अगर आप मंदिर में दोगे तो देवता तक नहीं जाने देगा, वो मंदिर तक नहीं पहुंचने देगा, राहु उसको बीच में रोक लेगा। राहु केवल अपने मित्र की चीजों को एक्सेप्ट करने देगा। राहु के मित्र कौन है? राहु का मित्र शनि है, राहु का मित्र केतु है, राहु का मित्र और कौन है? शुक्र है, राहु का मित्र बुध है। ये इन चीजों को तो एक्सेप्ट करेगा। पर उस साल अगर आप चंद्रमा की चीज लेकर के मंदिर में पहुंच गए तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। सूर्य की चीज, चंद्रमा की चीज, मंगल की चीज, ये सब लेकर के पहुंचे तो क्या होगा? गड़बड़ होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, धन में उतार चढ़ाव पैदा होगा, धन में उतार चढ़ाव पैदा होगा। राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन मिक्स हुआ, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, विवाद कुटुंब जनों में, परिवार जनों में होने की संभावना है। जब सेकंड भाव में राहु आएगा तो पीड़ा किसको पहुंचेगी? गुरु को। तो उस साल के लिए गुरु क्या हो गया? मद्दा हो गया। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? याद करो, गुरु कैसे मद्दा होता है? गुरु मद्दा जब होगा जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठे होंगे, या राहु बुध और शुक्र 1, 5, 9, 11, 12 में हो, तो बुध गुरु मद्दा हो जाए। अब देखो वर्षफल में गुरु कहाँ गया हुआ है? 10वें भाव में गया हुआ है। तो इस साल के लिए गुरु मद्दा असर देगा, क्योंकि 10वें भाव का गुरु वैसे ही नीच का माना जाए। अब लगाइए सेकंड हाउस से और क्या क्या चीजें देखेंगे और क्या चीज का कनेक्शन निकाल दिया हमने यहीं के यहीं टेस्ट कर दिया है कि गुरु भी इस साल मद्दा है। गुरु के मद्दे होने के परिणाम क्या होंगे? पैसे का अपव्यय होगा, धन की बरकत नहीं होगी, संतान को लेकर के चिंता का विषय बनेगा, पति की आमदनी में भी असर पड़ सकता है। ज्यादा पाठ पूजा किया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चालाकी से काम करना, चालाकी से मतलब ये नहीं कि मेरी फीस ना दो, हाँ नहीं आएगा नहीं मामला। कई लोग चालाकी यही दिखा देते हैं, ऐसा मत करना भाई। कहना गुरुजी आपने ही कहा था वर्षफल में 10वें में आएगा तो चालाकी दिखाना है। तो गुरु जिन जिन चीजों से कनेक्टेड है उन चीजों में कमी आने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे। ऐसे वर्षफल देखना पड़ता है। ऐसे ही हर ग्रह के बारे में आपने निकालना है कि कौन सा ग्रह मंदा हुआ है और कौन सा अच्छा हुआ है, और यहाँ पर उसके रूल्स रेगुलेशन जितने अभी तक आपने सीखे हैं वो सारे के सारे निकालने हैं, और साथ में किस्मत का ग्रह भी ढूंढना है कि इस साल के लिए किस्मत का ग्रह कौन सा बनेगा। सर मंगल निकाल करके रख, मुझे मत बताओ, वो आपका अपना होमवर्क है, मैं तो आपको रूल्स बता रहा हूं। देखिए, जब हम किसी की भी कुंडली लेते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम सूत्र को बताएं, सूत्र को समझाएं, बजाय के उसके जीवन में बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश सार्वजनिक रूप से ना करें। क्योंकि कभी कभी मुझे नहीं पता होता, हमारा ही स्टाफ YouTube पर भी कुछ वीडियोस डाल देता है, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना, हमें इशारों में समझना है। जी सर, इसमें एक जो चीज है ये टक्कर, जैसे बुध शुक्र 11वें में छठे सूर्य को, तो सूर्य से सूर्य की टक्कर। सुषमा जी पहले रुक जाओ, सांस लो, लंबी लंबी सांस खींचो। अभी अपन ने सीधा नहीं जाना है, मैं कुंडली एनालिसिस कर ही नहीं रहा हूं, हम सूत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। अभी एकदम से नहीं जाना, अभी हमने एक एक पॉइंट के ऊपर आना है। अब हम अगला
जो राहु के अलावा और कौन सा ग्रह बिठाया है आपने? छठे में सूर्य। छठे में सूर्य आया है। अब पहले ये देखिए, लगन कुंडली जो हमारी थी वहां पे सूर्य कौन से भाव में था? 11वें। 11वें का सूर्य छठे में आया है। तो अब हम क्या देखेंगे कि 11वां जो भाव है इसकी कौन सी राशि है? कुंभ राशि। इसका मालिक कौन है? शनि। यानी कि शनि का असर कहाँ मिक्स होगा? छठे में मिक्स होगा। फिर से बता रहा हूं, शनि का असर छठे भाव में जाकर के मिक्स होगा और वहां कौन बैठ गया? सूर्य बैठ गया। अब ये देखिए, सूर्य यहाँ पर अच्छा है कि बुरा है? छठे भाव का सूर्य अच्छा है कि बुरा है? बुरा। मंदा है? जी सर। मनता मनता गुरुजी। मंदा है, सिंपल सी बात है। कहाँ बेचारा राजा कोर्ट कचहरी में बैठेगा क्या? वो तो न्याय करता है, वो तो स्वयं जो है राजा धीराज है, वो तो दूसरों का न्याय करता है। वो उसको खुद को कचहरी में पेश कर दिया जाए, कैसे गुजारा हो? अब शनि की इन्वॉल्वमेंट जब भी छठे भाव में होगी तो यहाँ पर छठे भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं? मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, सेपरेशन, मानसिक तनाव, पति पत्नी के द्वंद्व, नौकरी, ये सब चीजें यहीं से देखी जाती। बीमारी सर, बीमारी, बीमारियां, रोग, ये सब छठे भाव में देखे जाते हैं। और रोग में भी खास करके पेनक्रियाज, पेट से संबंधित तकलीफें, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब चीजें यहाँ से देखी जाएगी, छठे भाव से देखी जाएगी। अब सूर्य जब यहाँ बैठेगा और शनि का असर यहाँ पर मिक्स होगा तो ये हमें पेट से रिलेटेड तकलीफें दे सकता है। जहाँ जा रहा है उसका भावेश नहीं लेंगे, पिछला जहाँ बैठा था उसका डिस्पोजिट। हाँ जी जी रत्ना जी, लगन में उसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा का। वो तो कुंडली साथ ही रखी जाएगी ना, लगन कुंडली। अच्छा अच्छा। देखो, जैसे आप नवमांचा नहीं देखते होते थे, बिल्कुल हाँ वैसा ही। नवमांचा में क्या देखते थे कि D1 चार्ट का कौन सा भाव का स्वामी नवमांचा में कहा गया। हाँ क्या हम कहते थे ना कि मान जी। लीजिए सप्तम भाव का स्वामी नवमांशा में जाके उच्च का हो गया, तो हम कहते थे भाई देखो इनका पति जो ससुराल जो मिलेगा बहुत ही सुख समृद्धशाली मिलेगा, तो क्योंकि वो नवमांशा में जाके पावरफुल हो गया। ऐसे सेम टेक्निक इधर है जी। कि, पर हम यहाँ नवमांशा का चक्कर नहीं है, यहाँ उसी से सारी चीजें निकालनी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 11वें भाव का सूर्य शनि की एनर्जी लेके बैठा है और वो शनि की एनर्जी लेके 6th हाउस में बैठा, तो वो इस शनि से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देगा, यही हुआ? यस यस, सही पहचाने कविता जी, बिल्कुल सही पकड़ा। गुरुजी, हाँ जी, तो हमने जैसे पढ़ा है कि हर एक घर जो है 1 महीना दिखाता है ना? तो इसका जो इफेक्ट मानेंगे हम, वो मनजीत जी बताएंगे, पहले इनका ये ठीक तो है। बता दें। अच्छा ठीक है ठीक है। पूरी लाल किताब के कोर्स में पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। हाँ, हर कोई सूत्र समझा रहा है, समझा के निकल जा रहा है, स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जी, समझे ना? तो वो बड़ी चक्कर है। ये हमने बड़ा कोर्स बनाया इसलिए था कि इसमें जी। भगदड़ ना मचे किसी तरीके से, और सहज तरीके से स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस यहीं की यहीं कर ले, समझ ले। अब जैसे जी। जैसे किस्मत का ग्रह है, मैंने पिछली बार भी करवाया था, पर वो क्रैश कोर्स की तरह था, जल्दबाजी वाला कोर्स था, तो जी। एक क्लास 2 क्लास हुई। अब की बार हमने बड़े सहज तरीके से प्रैक्टिस करने का मौका भी दिया, सभी स्टूडेंट ने निकाला भी। अब ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि कैसे भाग्य का ग्रह, किस्मत का ग्रह कैसे, करेक्ट समझ करेक्ट बात? गुरुजी। अब मेरे जैसे आदमी को तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो बोल बाल के निकल लेगा, परंतु दिक्कत यह बाकियों को नहीं समझ में आएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल कनेक्ट कैसे करना है, उसका जी गुरुजी। कनेक्शन कैसे बनाओगे आप वर्चुअल में, जी नहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से बुक्स में दिया हुआ है या जैसे बताया जा रहा है, लोग आज भी ऐसे ही बता रहे हैं
कि जहां वहां नियम लिखा हो उनको याद कैसे करेंगे? आपने सही कहा, इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो तो कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कुछ टीचर तो बुक ही सामने रख के बैठे हुए हैं, अब उनके लिए तो बड़ी आसान है, वो तो पढ़ देंगे। जी। अब हमारे साथ बड़ी समस्या है, जो बुक रखता ही नहीं। मैं आपको घुमा के दिखाऊं, मेरे आर पर बुक ही नहीं मिलेगी आपको, न दाएं में, न बाएं में, न कहीं पर भी नहीं, बुक नहीं मिलेगी। इसीलिए हम टेक्निक का सहारा लेते हैं कि टेक्निक ऐसी इजाद कर लो, टेक्निक को समझो। और जो मैं बुक पढ़ रहा होता हूँ तो मैं टेक्निक दिमाग में खोज रहा होता हूँ कि क्या टेक्निक से पढ़ाया जाए, को जो सूत्र सिर्फ वो टेक्निक याद कर ले, उसको दिमाग पे प्रेशराइज ना करना पड़े, उसको अपने आप को दिमाग को प्रेशर में ना डालना पड़े। करेक्ट गुरुजी। हम टेक्निक याद करके वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकता है। जी अब नियम जी लिख रखा है कि पहले भाव का स्वामी अगर पहले खाना नंबर 1 का 8वें में गया तो उस साल उसको परेशानी होगी, उसको पिताजी को तकलीफ होगी। अब ऐसे तो अब वो फिर दूसरे का 8वें में जाएगा, तीसरे का 8वें में जाएगा, तो कितने कॉम्बिनेशन है। 12 करेक्ट मल्टीप्लाई 12 144, और 144 को फिर 144 से मल्टीप्लाई करो, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो याद हो नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट। इसलिए लाल किताब इतनी मोटी मोटी लाल किताब है, और 5 हैं कम से कम, मतलब 5 पार्ट्स हैं उसके कम से कम। और कितना याद करेगा बंदा, हो ही नहीं सकता। यही है, मैं देखता हूं कि लोग लाल किताब की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं। टेक्निक का खेल है, और वो टेक्निक भूल नहीं रहे, उनको किसी ने बताया ही नहीं, किताब में पढ़ी वो समझ में आई नहीं, तो उन्होंने सारा फोकस रेमेडी पे कर दिया कि उठाओ किताब देखो, फलाने का उठाई, रेमेडी उठाई और करवा, बात खत्म। जी अगर हमें ये पता चल जाए ये किस्मत का ग्रह क्या है, किस्मत के भाव में आया हुआ ग्रह क्या करेगा, कर्म भाव में आया हुआ ग्रह क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। कर्म भाव में जो ग्रह आया होगा, आपको उसके बुरे एक्शन से बचना है। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव कर्म का भाव है। अब यहाँ कौन आ गया? सूर्य आ गया। सूर्य आ गया, सूर्य कौन है? पिता है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य बॉस है। अब हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिनसे ये लोग नाराज हैं, यानी कि हमें अपने कर्म पर बड़ा ध्यान देना होगा। अब वर्ष फल में अगर आया है, सपोज करो अगर सुषमा जी जॉब कर रहे होते और गवर्नमेंट जॉब में होते, तो क्या होता कि इनका बॉस नाराज चलेगा। अब बॉस नाराज चलेगा तो इन्होंने फिर भी 3 बार जाके सैल्यूट मारना है, ईगो नहीं पालनी, वो बेशक कुछ भी बोलता रहे। ये है बुद्धि। बुद्धि का उपयोग करके अपने कर्म को खराब नहीं करना, मतलब हमें उनसे बिगाड़नी नहीं। पिताजी हैं तो पिताजी नाराज होंगे, चलो भाई पिताजी से भी नहीं बिगाड़नी, समझो बात को। ये है कर्म का सिद्धांत। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे कानूनी पचड़े में हम फंस जाएं, क्योंकि छठा भाव मुकदमे का है और सरकार हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगी। अक्सर आम आदमी क्या करता है, जो क्रिमिनल नहीं होता उसकी गलती क्या होती है? गाड़ी चलाते समय बिना लाइसेंस पकड़ा गया, बिना हेलमेट पकड़ा गया, बिना, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें, क्योंकि स्वभाव तो आता है D1 चार्ट से ही, अपना मेन कुंडली से, क्रिमिनल माइंड तो। अब जो क्रिमिनल माइंड नहीं है वो तो आम उसका क्या करेगा, वो कानून कहाँ तोड़ता है, छोटी मोटी चीजों में करता है ऊपर। उस चीज का वो ध्यान रखे बस। वो क्या भाई, सड़क पे जा रहे हैं तो अपने गाड़ी में जा रहे हैं तो बेल्ट लगा के जाएंगे, बाइक पे जा रहे हैं तो अपना हेलमेट लगा के जाएंगे, पूरे अपने कागज साथ रखेंगे, अपने इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो वो छठे का जो सूर्य है वो निकल जाएगा उस समय के अंदर, जिस समय वो चीज होगा। तो इसको ठीक किया जा सकता है पूरे ढंग से, इसमें रेमेडी और बुद्धि दोनों का उपयोग किया जाता है। पर जो भाग्य के भाव में आ गया, भाग्य वाले घरों के अंदर जो ग्रह फंस गया, वो भगवान से प्रार्थना करके और कुछ हद तक उसका भुगतान करके, थोड़ा दुख भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव दे रहा है तो कुछ असर तो देगा। तो उसका बेस्ट रेमेडी है एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लो
कि हाँ भाई गड़बड़ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपना भाई है, अब मंगल मान लो गलत रिजल्ट दे रहा है सेकंड हाउस में बैठ करके, और आपसे पैसा मांग के ले गया, और जब आपका मंगल सेकंड हाउस के अंदर आया, उसने कह दिया पैसा भी नहीं दूंगा, और उल्टा झगड़ा करना शुरू कर दिया आपसे। आप बड़े हैरान, यार मैंने तो तेरी मदद करी थी, तू उल्टा अब हमें ही परेशान कर रहा है। तो उसे एक्सेप्ट करो कि इस साल के लिए मंगल मेरा सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, इसका कनेक्शन लक से है, भाग्य से है, भाग्य के भाव में है, इसको काफी हद तक मुझे सहन करना होगा। वो कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा, कहता अच्छा कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। ना हाँ कहो ना कहो, उससे तुम जितना उसे समझाने की कोशिश करोगे, मैंने तेरी यहाँ मदद करी, वो उबल उबल के आए, तो तुम्हें देने दो ना तो गए भाड़ में, वो 4 गाली और सुना के जाएगा फालतू। क्योंकि कनेक्शन आपका भाग्य से है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे मैं रेमेडी करूंगा, रेमेडी के रिजल्ट परिणाम बहुत कम आते हैं। कितना परिणाम आएंगे? 20%, 25% मुश्किल से आएंगे। क्या असर करेगा? चीज को भुगतान कर लो और भगवान से प्रार्थना करो ये समय निकल जाए, इसको भगवान बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, अपने निकालो टाइम। रेमेडी कर। सर आप इसमें रेमेडी को बोल रहे हो कम परिणाम, और कुछ टीचर तो लाल किताब में रेमेडी ही पेस्ट करते हैं। रत्ना जी, मैंने उनको समझ में ही रेमेडी आ रही है ना। हाँ वो तो इतनी रेमेडी की टेक्निक नहीं समझ में आ रही, रेमेडी समझ में आ रही है कि रेमेडी बता दो। जी। मेरे पास आज ही एक फोन आया, बोले जी आप ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। अरे बता कैसे दो? फिर तो तुम ही बता दो, फिर मेरी क्या जरूरत है? मेरे से कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, फिर तो तुम खुद ही कर लो, हैं? तो वो तो किताब में लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो जितने आप रूल्स रेगुलेशन लगा करके काम करोगे, तो आपको इस लाल किताब पर यकीन भी होगा, और लाल किताब आपके लिए अच्छे से आपकी मदद भी करेगी। अब जैसे 7वें भाव में है कोई ग्रह? नहीं गुरुजी। तो कहाँ अब गया? सीधा 10वें में। हाँ 10वें में कौन गया? सूर्य गया था? नहीं सॉरी, सूर्य तो हाँ नहीं, शनि है, गुरु है और मंगल। मंगल, शनि और गुरु। जी सर। अब ये कौन से भाव से मूव हुए? लगन कुंडली देखो, सेकंड भाव से, दूसरे भाव से। सेकंड भाग्य भाव से। सेकंड भाव का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ गया? 10वें में। शुक्र के ग्रह यानी शुक्र भाव के ग्रह जो कहाँ चले गए? 10वें में चले गए। तो 10वें में 3 ग्रहों का तो असर आ ही गया, मंगल उच्च का हो गया, और वहां पर शुक्र का असर भी इन्वॉल्व है। अब गलती क्या करते हैं लोग? एक साथ कई नियमों को लगाएंगे। मैं कहता हूँ एक साथ नहीं, कॉपी पेन लो, एक एक स्टेप निकालो। सबसे पहले अगर आपको जो चीज समझ में आती है, सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करो। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको सही ढंग से मंगल बद निकालना आता तो कुंडली लाल किताब में मंगल बद सबसे पहले निकालो। अगर आपको किस्मत का ग्रह निकालना आता तो किस्मत का ग्रह सबसे पहले निकालो। मैं कह रहा हूँ 2-3 सूत्र भी आपको सही तरीके से लगाने आ गए तो आप सामने वाले के बारे में बताने में बहुत सी बातें सक्षम हो जाएंगे, और फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस होता है ना तो बुद्धि भी चलनी शुरू हो जाती है। जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो बुद्धि में से सारे सूत्र गायब हो जाते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, और स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, सबसे पहले टफ चीज में घुस जाता है। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह ही है। जो सबसे आसान क्वेश्चन है सबसे पहले उसको सोल्व करो। तो 10वें भाव में 3 ग्रह आए, तो कहा ये 10वां भाव क्या है? कर्म भाव है कि भाग्य भाव है? कर्म भाव। कर्म भाव। कर्म भाव को अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से आप चमका सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं अगर उसमें कोई गड़बड़ है। अब 3 ग्रह का 10वें में आना, यानी इस साल बहुत एनर्जी रहेगी काम करने की, बहुत भागदौड़ करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये साल इनके लिए रहेगा कैसा? ये जंप मार के ऊपर आना चाहेंगे। इनकी दिली इच्छा रहेगी कि मैं जंप मार के ऊपर आ जाऊं, सारे रिकॉर्ड पीछे के तोड़ दूं, जो हुआ सो हुआ, इस साल बस फटे चक देने हैं। क्योंकि 3 ग्रह 10वें में आए, वो इनको बैठने नहीं देंगे खाली।
वो कहेंगे कुछ भी कर पर कर, कुछ ना कुछ पैसा कमा, नाम कमा, ये कमा, वो कमा, और इनको बेचैनी लगा देंगे, खाली नहीं बैठने देंगे। ये 3 ग्रहों का इम्पैक्ट है। शुक्र क्या करेगा? शुक्र इनके दिमाग में पैदा करेगा पब्लिक के सामने आना, तुझे छा जाना है एकदम से। ये शुक्र का इम्पैक्ट है। सिंपल सी बात, समझ में आ रही बात? और अभी टक्कर टुक्कर मत देखना शुरू कर देना, ये पहला स्टेप नहीं है टक्कर टुक्कर, अब हम बाद में देखेंगे। पहले ये तो समझ ले कौन क्या कर रहा है। अगला ग्रह देखिए, मंगल कहाँ बैठा है? 10th में ही होती। नहीं नहीं, ये 3 ग्रह तो हो गए। तो हो गया गुरुजी। और कौन सा 11th भाव? हाउस। बुध और शुक्र। 11th बुध, अगला 11वां शुक्र। भाव है गुरुजी। हाँ, बुध शुक्र क्या 11वें में गए? हाँ, वर्षफल जी। अब देखो 12वें से 11वें में। 12वें का स्वामी कौन था? गुरु था। गुरु का असर 11वें में आ गया और बुध और शुक्र के साथ आ गया। कमाई वाला मैटर है। अगर इन्होंने बेईमानी से कमाया, हमेशा ध्यान रखिएगा 11वें भाव का गुरु अगर किसी भी तरीके से आदमी बेईमानी से कमा लेता है तो वो पैसा सारा निकल जाता है। नेक कमाई अच्छा असर पैदा करती है। बुध शुक्र इकट्ठे हुए तो मसनूई बन गया सूर्य। सूर्य छठे में पिटा था और यहां पर एक सूर्य और मिल गया हमें 11वें में। पर 11वें का जो सूर्य है ये किसके घर में है? शनि के घर में। तो अगर पिता होते हैं तो पिता की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होगी तो भी लाइफ थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा सूर्य मिल गया, सूर्य की मदद मिल गई है। बॉस अगर नाराज होगा तो भी जॉब से नहीं निकालेगा। तो अब आपने ऐसी चीजें बोली तो सूर्य के दोष को काफी हद तक दूर हुआ। सरकार से कोई प्रॉब्लम होगी तो शॉर्ट आउट हो जाएगी तुरंत, थोड़ा बहुत पैसा ले दे करके ही मामला रफा दफा होगा। इस तरीके से लाल किताब को देखा जाता है। अब आपने देखना है कि कौन सा ग्रह किसको टक्कर मार रहा है, कौन सा ग्रह कब बर्बाद हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। फिर आप रूल्स लगाते जाएं, किस्मत का ग्रह देखें और बाकी रूल्स अप्लाई करते हुए चले जाएं। ठीक है? हाँ उर्मी जी, आपके क्वेश्चन लेता हूं, फिर महीने की कुंडली निकालना बताऊंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। इसमें हम राहु केतु का एक्सेस नहीं देखते कि केतु और राहु एक दूसरे के पास भी हो सकते हैं, साथ भी हो सकते हैं उर्मी जी कई बार। ओके तो सर मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 10th हाउस से केतु मूव करता है 1st हाउस में और 1st हाउस में जो मार्स और जुपिटर थे वो मूव करते हैं 8th हाउस में। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? सिंपल सी बात है, वर्ष फल में अगर केतु 10th भाव का 1st हाउस में गया तो हमने सबसे पहले दिमाग में आना कि 10वां भाव है किसका? शनि का है। शनि भाव यानी 10वां भाव उसके ग्रह गए हैं 1st हाउस में, और 1st हाउस में मालिकाना हक किसके पास है? मंगल के पास और शनि के पास। वहां पर कौन सा प्लेनेट चला गया? केतु चला गया। लगन में केतु आ गया। केतु जब भी लगन में जाएगा या लगन में राहु जाएगा, लाल किताब के अनुसार ग्रहण लग गया, क्योंकि सूर्य 1st हाउस का मालिक है। तो वो ग्रहण लग गया, वहां से मंगल के साथ भी दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, 1st हाउस का मंगल सूर्य को डेंट मारेगा और मंगल को डेंट मारेगा, अर्थात सूर्य और मंगल से रिलेटेड चीजों में तकलीफ आएगी। नंबर 1 बात। अब ये आगे और स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है?
अब यहाँ केतु ने जो तकलीफ दी, क्या उस तकलीफ से सूर्य और मंगल अपने आप को बचा पा रहे हैं? इस पॉइंट पे आना है। टक्कर तो लगी, पर उस टक्कर की चोट की मरम्मत हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वो कैसे देखेंगे? तो हमने देखना है सूर्य कुंडली में कहाँ गया वर्षफल में। सर 12th हाउस में। 12th में चला गया तो वो अपनी चोट से नहीं बच पाएगा, क्योंकि खुद 12वें में चला गया। 12वें में वहां पर पहले से ही राहु का राज है, 12वां भाव में गुरु का राज है, वहां पे 12वें में का सूर्य वैसे ही मद्दा हो जाता है। तो जो चोट पहले खाने में खाई थी उसका वो मरम्मत नहीं कर पाया और 12वें में जाकर के मद्दा ही हो गया। तो सूर्य का तो मामला गड़बड़ हो गया। तो सूर्य से वही पिता, बॉस, यश, मान, सम्मान, हमारी हेल्थ, उस जो चीजें आपको ने वैदिक में याद कर रखे ना, यूं की लगा देना, बिल्कुल वो का वो काम करेगा। अब मंगल की बात करेंगे। मंगल कहाँ गया? 8th हाउस में है जी, 8th हाउस। अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? दुख भाव है। 8वें भाव में दुख भाव, इसके दोष को दूर करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया। अब मंगल 8वें में जाकर के काल पुरुष के हिसाब से अपनी ही राशि में चला गया। ठीक है, दुख भाव में पर अपनी राशि में। ऐसे में हमें ये देखना है कि क्या इसको चंद्रमा की, गुरु की और सूर्य की मदद मिल रही है? तो सूर्य की तो मदद नहीं मिल पाएगी इसको, क्योंकि वो तो बेचारा क्या मदद देगा, खुद कमजोर है। क्या गुरु की मदद मिल पाएगी? तो गुरु भी अष्टम भाव में बैठे हैं मंगल के साथ। तो गुरु भी मंगल के साथ बैठ गए। तो मंगल के साथ जब गुरु बैठे हैं तो मंगल का बल कमजोर नहीं हुआ है, पहली चीज समझ लो। क्योंकि वो वृश्चिक राशि में बैठा है, खुद की राशि में बैठा है, स्वयं की राशि में बैठा है, वहां पे मंगल इन्वॉल्वमेंट है, पर गुरु पीड़ित है, गुरु फंसा पड़ा है। पर एक तरह से देखा जाए तो मंगल कुछ चीजों के मामले में बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि दुख भाव है ना, कुछ दुख तो देगा, पर वो दुख ऐसा असाध्य नहीं होगा, अल्टीमेट दुख नहीं होगा, क्योंकि वो स्वग्रही हुआ है। गुरु यहाँ फंसा हुआ है, तो गुरु का उपाय करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से देखना है। तो सूर्य पीड़ित हुआ है एक प्रकार से, और गुरु भी यहाँ पर पीड़ित हुआ है वर्षफल के अंदर। ठीक है, थैंक यू सर। अब इसको, हाँ ज्योति जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, हम बोल रहे थे कि उपाय मतलब फिर जैसे गुरु पीड़ित है तो गुरु 8th हाउस के उपाय करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही। सर मैं ये कह रही थी, हमने जैसे ये भाव पढ़े कि जिस भाव का ग्रह दूसरे भाव में जा रहा है, तो सर जिस भाव में वो बैठा है उसके ग्रह के स्वामी को भी कितना मानेंगे? मतलब पूरा मानना पड़ेगा, जब ही तो रिजल्ट आएगा, पूरा रिजल्ट आएगा। जैसे सपोज करो, जैसे कोई पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए पंचम भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है और वर्ष फल में वो 9वें में चला गया, तो 5वां भाव किसका था? सूर्य का। वहां पे बैठा कौन था? चंद्रमा। मुंह कहाँ कर गया? 9वें में। 9वां किसका भाव है? गुरु का। तो बहुत अच्छा हो गया, तो हम कहेंगे वर्ष फल के अंदर ये मूवमेंट बहुत अच्छी हो गई है। तो जिस भाव में गया उस भाव के स्वामी को भी उतना ही मानेंगे कि? हाँ मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही तो डिसाइड, ज्योति जी वही तो डिसाइड कर रहा है कि अच्छा हुआ कि गड़बड़ हुआ। जी सर। अभी जो उर्मी जी ने जो कंसेप्ट पूछा था वो क्या था भाई? केतु पहले में गया तो उसने जाकर के पहले भाव के दोनों ग्रहों को डिस्टर्ब कर दिया, यानी वो बैठे नहीं है पर वो भाव के मालिक हैं, एक जमीन और मालिक। आपको कंसेप्ट पता है, जमीन मंगल की है, उस पर मालिकाना हक सूर्य का है। वो केतु जी गए वहां पर और केतु ने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, तो उसने सूर्य को भी डिस्टर्ब कर दिया, मंगल को भी डिस्टर्ब कर दिया। अब डिस्टर्ब तो कर दिया, लाल किताब में कंसेप्ट है, क्या वो खुद बच पाए या उसको कोई मदद मिल जाए, अपने मित्र ग्रहों की मदद मिल जाए। अगर मित्र ग्रहों की मदद मिल जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
मामला सॉर्ट आउट हो गया, वो उसकी मल्लम पट्टी कर देंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम आई है उसको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सर वर्षफल में अगर गुरु दसम 4th हाउस में जाएगा, हमने दसम भाव में मंगल केतु आएगा, तो गुरु को कितना उच्च समझेंगे फिर सर? पूरा ही उच्च समझेंगे, उस साल के अंदर गुरु उच्च का हो गया। तो सर मंगल केतु की दृष्टि से फर्क नहीं पड़ेगा? मंगल केतु कैसे दृष्टि देंगे? गुरु ही चौथे में बैठ के मंगल केतु को दृष्टि देगा। दृष्टि का नियम तो यही लगेगा ना। हाँ, दो चीज मिक्स मत करो। तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा फिर उस साल। हाँ, गुरु का चौथे भाव में आने का बहुत बढ़िया रिजल्ट ये रहता है कि अगर व्यक्ति मकान ढूंढ रहा है तो उसको मकान अपना मिल जाता है, अगर मकान बनाना चाहता है मकान मिल जाता है, और बड़ा घर मिलता है, बढ़िया घर मिलता है, उसको लिए मकान बनाने के लिए उसको मदद मिल जाती है, या गाड़ी खरीदने के लिए मदद मिल जाती है। मकान या गाड़ी में से जरूर कुछ ना कुछ करता है, या उस साल वो लग्जरी के ऊपर बहुत खर्चा करेगा, अपने घर को सजाने के ऊपर बहुत खर्चा करेगा, कुछ ना कुछ घर के अंदर जरूर नया है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और अगर विद्यार्थी हो और चौथे भाव में गुरु आ जाए तो उसकी पढ़ाई उस साल बड़ी फर्स्ट क्लास जाती है, उसका परिणाम बहुत बढ़िया आते हैं, उम्दा परिणाम आते हैं। ओके सर। सर माता को भी कुछ फर्क पड़ेगा, माता के लिए भी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, जो शुभ ग्रह आएगा वर्षफल में, जिस भाव में आएगा, उस भाव के सभी चीजों को शुभ बनाने का प्रयास करें, चाहे वो माँ हो, चाहे मन हो, चाहे कोई और चीज। ठीक है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं। सारे भाग गए तो 2-3 लोग तो गए। चलो फिर कल करवाएंगे, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। महीने की कुंडली और बनाना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, अगर केतु और शनि थर्ड में आए तो? है जी, क्या आया? केतु और शनि थर्ड में आए, 12वें में धरती, 12वें का केतु थर्ड तीसरे में आ गया, शनि के साथ, शनि और केतु थर्ड, शनि और केतु तीसरे के अंदर आ गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो गुरु ग्रह है, यानी 12वें का मालिक कौन है? गुरु। गुरु का असर मिक्स समझो, शनि और केतु के साथ गुरु का असर मिक्स हुआ, और वो मिक्स असर तीसरे में गया। तीसरे में जब भी आएगा कोई इस तरीके का वर्षफल के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना 12वें का अगर तीसरे में आता है तो उसका इम्पैक्ट चौथे पे पड़ता है। तो आपके पड़ोस का कोई मकान बिक सकता है, आपके पड़ोस के में कोई मकान का किराएदार भाग सकता है, आ सकता है, कोई घर छोड़ के जा सकता है, कोई नया मकान का वो भी आ सकता है, तो कोई पड़ोस का मकान बिक सकता है। सर हमारे देवर की अभी डेथ हुई है, तो शायद उनके बेटा और माँ उनकी मिसेज है, बड़े बड़े घर हैं, कितना भी मुश्किल है यहाँ पे। खैर करोड़ों का मामला है। सर चंद्र केतु 12वें में आएंगे तो भी गुरु का इफेक्ट आएगा ना सर? चंद्र केतु 12वें में ऐसे थोड़ी, पहले देखो किस भाव से मूव हुए। हाँ, भाव से उठ करके आए, ये जरूर देखो। 7वें से आए तो शुक्र का। हाँ, शुक्र का। यस यस, अब शुक्र का। हाँ पूजा जी, हाँ बिल्कुल शुक्र का होगा, क्योंकि सप्तम से आया है। तो चंद्र और ग्रह जिस भाव से उठ के आया है, उस भाव के मालिक का असर जरूर समझना है आपने। और फिर वो जिस भाव में गया है, वो किस भाव में गया है, वहां पे उसको क्या वेलकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम मिलेगी, ये चीज देखना है। सर चौथे का वीनस अगर 10वें में आया है वर्षफल में, शुक्र चौथे से उठ के 10वें में आ गया है, तो वो क्या फल देगा? चंद्रमा का असर मिक्स है उसके अंदर, 10वें में चला गया है। तो और जो काम, जैसे जो काम का, जैसे 10वां घर तो कर्म का है, अपना घर छोड़ करके काम करने जाएगा, नौकरी रोजगार के लिए जाएगा। नहीं, क्या समझी नहीं सर? अपना घर छोड़ना पड़ सकता है नौकरी रोजगार के लिए, मैं ये कह रहा हूँ सर, क्योंकि वो 4th से गया इसलिए। 4th से गया इसलिए अपना घर छूट जाएगा। कहाँ गया? कर्म करने के लिए, काम करने गया, कोई काम करने गया है, तो या कंफर्ट छूट जाएंगे, या उसका थोड़ा सा लग्जरी वाला मामला कमजोर पड़ जाएगा कि उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। क्योंकि जो भी ग्रह कर्म भाव में जाएगा
वो कर्म का ग्रह बन जाएगा, वो मेहनत कराएगा, हार्डशिप कराएगा। तो चौथे भाव में कंफर्ट्स कम हो जाएंगे ना। हाँ पूजा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, वो 8th में चला गया तो उस पे मंगल का असर रहेगा, और मदर की जो हेल्थ है उस पे भी इफेक्ट आएगा उस साल में? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ध्यान रखना कि चंद्रमा नीच का हो गया। जी सर। है ना, मौत नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मौत नहीं होगी, बट माँ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। ओके सर। सर 8th में सन और युपिटर अब जैसे इन्होंने और कहा कि सैटर्न। चंद्रमा 8वें में आ गया, चंद्रमा 8वें में आ जाता है तो खुद के मन को कष्ट होता है, माँ को कष्ट होता है, कष्ट ज्यादा बढ़ जाए तो शमशान भूमि का पानी, यानी वहां का पानी ला करके घर में रखें। तो ये एक उपाय बताया गया, तो ये वर्षफल के लिए उस समय कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे 8th में जो ग्रह थे वो 3rd में चले गए, सन, युपिटर, मार्स और सैटर्न, तो वो अच्छे हो गए, और ये चंद्रमा का जो इफेक्ट है वो बैड, तो 8th का असर उस पे भी रहेगा, 8th हाउस का? बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। अब इसकी प्रैक्टिस आप व्हाट्सएप ग्रुप में करिए और देखिए क्या रिजल्ट आते हैं क्या नहीं। आज जो आपको समझाया है वर्षफल निकालिए, अपने अपने परिवारजनों का वर्षफल निकालिए। कल मैं आपको महीने की कुंडली बनानी सिखाऊंगा, किस महीने में कौन से भाव का क्या असर रहता है वो बताऊंगा। एक स्पेसिफिक महीना, मान लीजिए किसी के घर में शादी है और शादी अक्टूबर में, अब आप ये देखना चाहते हैं शादी कैसी जाएगी, इस महीने में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई पैसे में दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो महीने की कुंडली बनानी पड़ेगी, वो महीने की कैसी बनेगी वो मैं आपको कल बताऊं। ठीक है। एक गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए अमर जी। गुरुजी, जैसे आपने दो भाव में जैसे 4th जो हाउस है और 8th हाउस के बारे में बोला, तो इनका बेसिस एक्चुअली जैसे 4th हाउस का जो बेसिस है एक्चुअली ये दो भाव मतलब उस साल के लिए होंगे। देखो अमर जी, जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, हमें कैसे पता लगेगा कि ये तकलीफ है? मन को कष्ट होगा तो उसे ही हम तकलीफ मानते हैं। सही गुरुजी। सपोज कीजिए किसी मित्र ने आपको एक गाड़ी गिफ्ट में दी, आप एक नेताजी हैं आसाम के, और कोई आया चाबी पकड़ा, 3 दिन के बाद आपको पता चला कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खत्म हो गई। आपके मन ने सोचा मेरी गाड़ी थी नहीं, फोकट की गाड़ी थी, कोई बात नहीं, जाने दो, जाओ चाय लेके आओ, कोई बात नहीं, आराम से पीते हैं। आपके मन को तकलीफ नहीं, गाड़ी का नुकसान हुआ पर मन को तकलीफ नहीं हुई। आपको पता चला कोई किसी की डेथ भी नहीं हुई है, पर गाड़ी खराब हो गई, आपने कहा जाने दो, फोकट की थी, मन को तकलीफ नहीं। एक गाड़ी आप अपने पैसे से लेकर के आए, जिसका पैसा इकट्ठा पिछले 5 सालों से कर रहे थे, आपने लोन भी उठा लिया, 5 सालों से पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे, अब गाड़ी ले आए, पता चला थोड़ा सा हेडलाइट टूट गई, अब आपका 3 दिन 4 दिन तक मूड ही खराब है, आपका गाड़ी बाहर ले जाने को मन ही नहीं कर रहा है। तकलीफ कहाँ हो रही है? मन को तकलीफ हो रही है। मन को। जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं है जब तक कि आपका दिल नहीं कहता ये समस्या है। समस्या को बताने वाला सिर्फ दिल है। वो कहते हैं ना कि दिल को बेवकूफ बना के रख। 3 इडियट फिल्म का डायलॉग क्या है? 3 इडियट का एक ही तो है कि भाई दिल को मूर्ख बना के रखो, ऑल इज वेल। अगर आपने कह दिया ऑल इज वेल, आपके दिल ने कह दिया ऑल इज वेल, तो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए चौथा भाव से दुख क्रिएट होने का साधन वही है, और अष्टम में जाने के बाद दुख बिल्कुल खत्म हो जाता है। मरने के बाद क्या दुख रखा है? सारी समस्या ही खत्म है, अल्टीमेट है। अब तो दुखी दूसरे होंगे जिसको तुम कमा कमा के दे रहे थे, जिनको लच्छे मिल रहे थे वो दुखी हो रहे हैं अब पीछे से, जिनकी आप मदद करते थे, पैसे दे रहे थे जिनको, वो हो रहे हैं। अब दूसरों की बारी है।
तो दुख जो आ रहा है वो वहीं से आ रहा है। खुद को दुख चौथे से आता है, दूसरों को दुख 8वें से आता है। ठीक है सर एक क्वेश्चन और था सर, एक क्वेश्चन। गुरुजी ये 8वें का आप एक बार फिर से प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे। 8वां भाव मृत्यु का भाव है, शमशान भूमि है। अगर व्यक्ति खुद शमशान में चला गया, मर गया मतलब, तो उसका दुख तो खत्म। पर जिन लोगों को कमा कमा के दे रहा था, या जो लोग उसके दम के ऊपर एंजॉय कर रहे थे, दुख तो उनका शुरू है। तो गुरुजी जैसे किसी भी भाव का प्लेनेट जब अष्टम में जाएगा, हाँ, तो वो वहां उस भाव की उसको- एनर्जी लेके जाएगा। उस भाव की एनर्जी लेके जाएगा। और 8वें भाव की जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है। वो नेगेटिव। वो नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति शमशान भूमि में किसी कारण से जाता है। अक्सर हमारे आस पड़ोस में कोई डेथ होती है तो हम भी जाते हैं कि चलो दुख प्रकट करने के लिए शमशान भूमि तक जाते हैं, या उस व्यक्ति से हमारा लगाव होता है कि हम जाते हैं, हम रोक नहीं पाते अपने आप। पर वहां से आने के बाद सब लोग स्नान करते हैं। स्नान के पीछे का महत्व तो यही है कि आप वहां पे एक नेगेटिव ऊर्जा के साथ आए। अगर उस सच में अगर कोई व्यक्ति शमशान में थोड़ी देर भी वैसे चला जाए बिना मतलब, उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। नहीं किया तो करके देख लो, कोई भी। और जहां जितनी ज्यादा लाशें जलेंगी वहां डिप्रेशन उतना बड़ा हो जाएगा। जिन लोगों ने बनारस में मणिकर्णिका घाट गए हैं नाव में, जब नाव वाला शमशान के बिल्कुल मणिकर्णिका के घाट के बिल्कुल नजदीक जाता है ना, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं नहीं नहीं उधर ज्यादा मत ले जा, बस दूर से ही चल दे, वापिस चल दे, वापिस चल दे। एक्चुअली में उस एनर्जी को सहन करना हर एक की बस की बात नहीं, नेगेटिव एनर्जी। जबकि आप किसी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी पे जाइए, किसी अच्छे मंदिर में जाइए, तो मन करेगा थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, या थोड़ी देर एंजॉय कर लेते हैं। 5 स्टार होटल में रुक के देखिए तो मन करता है एक दिन और ठहर जाएं, अच्छा लगेगा। तो एनर्जी एनर्जी का फर्क है। पॉइंट समझे? यस सर एक क्वेश्चन और था सर, एक क्वेश्चन हाँ सुषमा जी, जाना भी यहाँ बताओ। सर ये पूछ रहे थे वर्ष कुंडली में सर, जैसे किसी का जो समय मृत्यु समय भी हम इसमें देख सकते हैं सर, जो ग्रह अष्टम में बैठे उसी जो चीजें वैदिक में देख सकते हैं वो ही लाल किताब में देख सकते हैं। तो हर वर्षफल चीज, सब कुछ। और सर, लाल किताब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती है कि मृत्यु इस को बार भी आपके घर परिवार में फलाने फलाने की मृत्यु हो सकती है। तो लाल किताब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, घुमा फिरा के बात ही। वो कैसे देखेंगे सर मृत्यु को सर? आएंगे बताएंगे, आगे चलेंगे जब बताएंगे, है ना। अभी रूल तो सर, सीखो। सर एक और हाँ रत्ना जी, अगर लगन का स्वामी, लगन के ही ग्रह अष्टम में चले गए तो वो भी मंगल का घर है, ये भी मंगल का घर है, हाँ फिर उसमें